हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल बैच प्रोग्राम के बारे में। पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल, इसका मतलब है आप फाइनल स्टेप पे हैं। आपने आइटम से रिलेटेड सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। आइटम के कॉस्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब फाइनल स्टेप होता है कि जितना भी कॉस्ट आपने एडजस्ट किया है, सबसे पहले क्या होता है कि आपने आइटम कार्ड जो है, आप आइटम कार्ड से शुरू होते हो। अगर आइटम कार्ड पे आपका कॉस्ट एडजस्टेड का बुलियन टिक नहीं है, यानी कि इन्वेंट्री सेटअप पे आपने सेटिंग्स में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यस नहीं करके रखा था और आप चाहते थे कि पीरियडिकली आप एडजस्ट करो, एक डिज़ायर्ड वैल्यू जो होती है, कॉस्टिंग जो होती है, वो आप चेक करने के बाद लेजर एंट्रीज से आप चाहते थे कि आप आके आइटम कार्ड पे वो पोस्ट हो। तो अगर आपने इस इन्वेंट्री सेटअप पे ये फंक्शनैलिटी रोक के रखी थी कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगा कॉस्ट का, तो आपको बैच प्रोग्राम रन करना पड़ता है। पहला वाला बैच प्रोग्राम है जो आपको एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस, दूसरा एडजस्ट जो आइटम एंट्रीज जो होती है, एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज, और उसके बाद हम रन करते हैं पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल। इसका मतलब है सबसे पहले आपने एडजस्ट कर लिया कॉस्ट प्राइजेस, पर यूनिट प्राइजेस आइटम का एडजस्ट कर लिया, आइटम कार्ड पे बुलेन टिक हो गया, कॉस्ट एडजस्टेड। उसके बाद उससे रिलेटेड जो पोस्टेड एंट्रीज थी, एसोसिएटेड एंट्रीज, आइटम एंट्रीज पे भी बैच प्रोग्राम चला सकते हैं। आइटम एंट्रीज पे आपने चला दिया, जितनी भी ओपन एंट्रीज पड़ी हुई थी उन सब पे प्राइस एडजस्ट हो गया। अब क्या एक पेंडिंग स्टेप बचा है जो लास्ट, जिसके ऊपर ये वीडियो शेड्यूल हुआ था, और लास्ट स्टेप जब तक आप नहीं लेते हो, इसका मतलब है वैल्यू एंट्री पर आपकी सारी एडजस्टेड कॉस्ट पड़ी हुई है, जितनी भी ओपन एंट्रीज हैं उन सब पे वैसी ही वैल्यू पड़ी रहेगी। वो आपके एक्चुअल जीएल में पोस्ट होने के लिए, एक्चुअल एसोसिएटेड जो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप में आपका जीएल लगा हुआ है उसके थ्रू आइटम कार्ड के बैकग्राउंड में वो काम करता है, उसमें वैल्यू पोस्ट होगी और आपके फाइनेंशियल्स यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हिट होगा। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आपने बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का ग्रुप बना रखा है, एफजी हो सकता है, आरएम हो सकता है, और इसके अलावा और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, कंज्यूमर्स वगैरह, तो जो भी कैटेगरीज आपने बना रखी है आइटम कार्ड के इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप में जो जीएल लगा है, जैसे ही आप ये बैच प्रोग्राम रन करेंगे, जो भी एक पर्टिकुलर डेट है, क्योंकि इस बैच प्रोग्राम में आपको पोस्टिंग मेथड चूज़ करना पड़ता है। इन्वेंट्री पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल, जैसे ही आप ये बैच प्रोग्राम सर्च करेंगे आपको मिलेगा स्क्रीन पे कि आपको पोस्टिंग मेथड चूज़ करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पर एंट्री यूज़ करो। पर एंट्रीज से क्या होगा, जितनी भी ओपन एंट्रीज आपकी पड़ी है उन पे आप इसको एडजस्ट कर लो और उसके बाद फिर क्या करो, इनको जब आप पोस्ट कर दोगे और जब ये पोस्ट होंगी, मतलब ये जब बैच प्रोग्राम पूरा चल जाएगा, पूरा कॉस्ट एडजस्ट होके वैल्यू एंट्रीज पे खड़ा हो जाएगा और वैल्यूज एंट्रीज से आपके एसोसिएटेड जीएल फाइनेंशियल्स तब ये पोस्ट होगा जब आप ये वाला फाइनल वाला बैच प्रोग्राम पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल चलाते हो। जैसे ही चलाओगे, जो होल्ड पे प्रोसेस पड़ा हुआ था बैकग्राउंड में कि वैल्यू एंट्रीज पे डेटा पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा डेटा आपके रिलेटेड जीएल्स में पोस्ट हो जाएगा। तो रिलेटेड जीएल में जैसे ही पोस्ट होगा, अब फिर आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट चेक कर लो, करंट एसेट्स इन्वेंट्री के अंदर जितने भी आपने जीएल बना रखे हैं इन्वेंट्रीज को, उनको चेक करो। जिस ग्रुप को आपने हिट करवाया है, जिस सिंगल आइटम के थ्रू, उन ग्रुप्स को चेक करो। और अगर आपने अकाउंट शेड्यूल में बैलेंस शीट बना रखा है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो आपकी इन्वेंट्री एडजस्ट एंड वैल्यू आपके पर्टिकुलर जीएल में पोस्ट हो गई होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा जो ग्रुप होता है, ग्रुप आइटम कार्ड के इनवाइसिंग टैब में लगा रहता है इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप, तो हम इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप को लेके वैल्यू पोस्ट नहीं कराते, हम आइटम कार्ड को लेकर जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इनवॉइसिंग रेज करना या रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, तो आइटम यूज़ होता है। तो आइटम कार्ड के अंदर जो भी आपकी सेटिंग्स है और इन्वेंट्री जो सेटअप है उसमें जो आपने सेटिंग कर रखी है, वो सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं। फिर बैच प्रोग्राम 1 2 3 एक एक करके आप जैसे जैसे चला रहे हो, अगर एडजस्ट कॉस्ट नहीं हुआ है तो आपने पहले एडजस्ट कॉस्ट
एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइजेस वाला बैच जॉब चलाया, फिर आपने एडजस्ट आइटम इंक्रीज वाला बैच जॉब चलाया, और लास्ट में पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल, क्योंकि आखिरी स्टेप यही है कि जितना भी एडजस्टेड कॉस्ट वैल्यू एंट्री पर पड़ा है वो हमारे जीएल फाइनेंशियल्स में पोस्ट हो जाए, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलेगी आपकी, जो बैलेंस शीट आइटम्स आप उठाओगे इन्वेंट्री के ग्रुप से, जो करेंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का ग्रुप होगा, और उसमें जो भी आपके इन्वेंट्री की सब ग्रुपिंग हो रखी होगी, जैसे FG RM अदर्स जो भी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब में वैल्यू पोस्ट होगी। अब आप चेक कर सकते हो कि आपकी कॉस्टिंग मैच कर रही है या नहीं। और इससे भी एक अच्छी चीज़ है कि जो पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल का एक टेस्ट रिपोर्ट भी आता है, आप टेस्ट रिपोर्ट पहले चला लो और सबको एक बार फिल्टर लगा के चेक कर लो कि जितना भी ग्रुप था, अलग अलग कैटेगरीज वाला ग्रुप, उसमें वैल्यू सही जा रही है नहीं, एक्सेल पे चेक कर लो। और जब आपको लगता है कि हाँ सही है, तो फिर आप जो जिसमें टेस्ट नहीं लिखा है वो वाला बैच प्रोग्राम चला के पोस्ट कर दो, तो आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। हाँ, बस ध्यान रखना कि डेट फिल्टर सही से लेना, कि पोस्टिंग डेट आप किस डेट पर पोस्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो आप 31 पे पोस्ट करना चाहते हो, या जो भी आपकी पर्टिकुलर डेट है, कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, और बहुत लोग ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको एक तो ट्रांजैक्शंस जिनके फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, स्पेशली प्रोडक्शन वाले मॉडल्स जो चलाते रहते हैं, उनमें क्या होता है कि सर्वर मतलब सिस्टम स्लो ना हो जाए, मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो डेटा इतना फ्लो करता रहता है सब टेबल्स पे कि सिस्टम स्लो हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कॉस्ट एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक पोस्टिंग, ये जितने भी सेटअप्स होते हैं उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हम पीरियडिकली चलाएंगे, बैच प्रोग्राम रन करेंगे। तो बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि वो वीकली चलाएंगे, बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि मंथली चलाएंगे, और बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि वो ईयरली चलाएंगे। तो जो भी आप चलाओगे, आपको सिस्टम पे जो आपने वैल्यूज़ डाली है, आपने जो कॉस्ट प्राइस डाला था, जो आपने सेल प्राइस डाला था, मतलब आइटम से रिलेटेड जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो मतलब बेसिक जो उसका पर यूनिट प्राइस है, वो जो आपने कॉस्ट प्राइस डाला था, वो प्राइस एडजस्ट होने के बाद आपको जब मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस प्राइस क्या था, फिर इससे रिलेटेड जितने भी कॉस्टिंग्स, अगर आप आइटम कार्ड का जो ड्रिल डाउन बटन होता है जहाँ पे उसकी लास्ट डायरेक्ट कॉस्ट आती है, और उसका जो सेक्शन होता है यूनिट कॉस्ट वाला, अगर वहाँ चेक करोगे तो ड्रिल डाउन बटन में आपको एवरेज कॉस्टिंग मेथड से पूरा मिल जाएगा कि आप पहले क्या हुआ है, पहले कोई क्लोजिंग स्टॉक था अगर, तो वो ओपनिंग हुआ होगा, और ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग होकर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल्स का जो भी है एडजस्टमेंट, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपने ओपनिंग स्टॉक जो आपको मिला था, वो अगर लास्ट मंथ का क्लोजिंग था या लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, तो आपने ओपनिंग कितने में कॉस्ट प्राइस आपको मिला, फिर आइटम का इससे रिलेटेड, और उसके बाद फिर आपने कितने में परचेस किया वो ऐड होगा, और फिर क्लोजिंग एडजस्ट होकर मटेरियल कंज्यूम्ड होगी। तो आपको हर प्राइस का डिटेलिंग डे वाइज लाइन्स वहाँ मिल जाएगी, एक एक ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव एडजस्टमेंट किया है, नेगेटिव एडजस्टमेंट किया है, परचेस किया है, मतलब इन्वेंट्री सिस्टम में जैसे भी आई उसके अंदर आपको सारा मिल जाएगा, और वो सम होके एवरेज कॉस्टिंग होकर आपको मिलता है यूनिट प्राइस के रूप में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, आइटम कार्ड के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैक्सिमम इन्वॉइसिंग टैब के अंदर आपको ये सारा सेटअप मिल जाएगा आइटम कार्ड के अंदर। जब बैच प्रोग्राम चल जाता है, और अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि लाइव में डायरेक्टली ना चलाएं, अगर लाइव में फिर भी आप श्योर हो कि सारे वैल्यूज़ करेक्ट आ रहे हैं और लाइव में चलाना चाहते हो, तो पहले एक बार टेस्ट रिपोर्ट चला लो, और उसके बाद जो फाइनल वाली चला के, क्योंकि पोस्ट होने के बाद वो एंट्रीज और आपके जीएल्स में अपडेट हो जाएगा। तो जीएल्स में अपडेट होने के बाद यानी कि फाइनल स्टेटमेंट के लिए वो रेडी हो जाएगा, अकाउंट शेड्यूल, फाइनल स्टेटमेंट, जो भी आप चेक करना चाहते हो। तो बैच प्रोग्राम और इन्वेंट्री से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या इस पर कोई ब्लॉग लिख दूँ कि ये सारे स्टेप्स किसके बाद क्या लेना है, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि इस तरह से कंटिन्यूसली बोलने से आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पहले कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है। लेकिन जिस टॉपिक पे हमने ये वीडियो लाइव किया है, वो आपका सबसे आखिरी लास्ट स्टेप है। जीएल में वैल्यू तभी जाएगी, जनरल लेजर में वैल्यू तभी जाएगी जब आपने स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स 1 2 3 ले लिए हैं। तो लास्ट स्टेप आपका यही होगा। जीएल में वैल्यू पोस्ट होने के बाद कोई स्टेप नहीं बच रहा है, आपको बस वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन, आपको पास डेटा होना चाहिए, तो आप टैली करवा सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो।
टेस्ट का अगर कॉपी कंपनी बना के रन कर लोगे तो बेटर है, या टेस्ट रिपोर्ट से भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका जो मंथली क्लोज करते हैं इन्वेंट्री को। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है और अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स के बाद 1 साल क्लोज हो जाता है। अब अगर आप कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहे हो जनवरी टू दिसंबर, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, तो वो आपका अकाउंटिंग पीरियड हुआ। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं 12 मंथ्स अप्रैल टू मार्च। इस साल के अप्रैल से शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर के मार्च में ख़त्म होगा 12 मंथ्स का पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड जैसे आप क्रिएट करते हो न्यू करके, न्यू क्रिएट ईयर, उसी तरह आप सर्च करना बिजनेस सेंटर में, नविजन में भी मिल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह फॉलो हो रहा है। तो अगर आप सर्च करते हो क्लोज इन्वेंट्री पीरियड, क्लोज इन्वेंट्री पीरियड करने का क्या फ़ायदा है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो इंटरप्ट हो, डिस्टर्ब्ड हो। जैसे मान लो कि अगर मुझे पता है कि 1 महीने में हम इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतना हम सेल करते हैं, तो मेरा अभी स्टॉक आउट कितना हुआ होगा, कितना बैलेंस बचा होगा, किस प्राइस पे होगा। अगर हम पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि इन्वेंट्री पीरियड पर ही लॉक लगाना शुरू कर देते हैं। अब इन्वेंट्री पीरियड सर्च करो, मिल जाएगा, आपको मिलेगी एंडिंग डेट। एंडिंग डेट जैसे मान लो अभी हम अप्रैल पे है, राइट, तो हमने अप्रैल से शुरू किया, तो अप्रैल का लास्ट डेट आपको डालना होगा 30 अप्रैल। इसी तरह मई 31 मई 2025, फिर जून 30 जून, 31 जुलाई, इस तरह से 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर जो भी आपके अगर नेक्स्ट लीप ईयर या आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग आपका फरवरी 28 या 29, और उसके बाद फिर मार्च, तो मार्च 31। इस तरह से आपको लास्ट हर महीने की डेट डाल के 12 पीरियड बना लेना है, और हर बार क्या करना है, जैसी वो लास्ट डेट आती है आपको क्लोज करते जाना है। तो क्या होगा, जितने भी यूज़र हैं उसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसे परमिशन नहीं दोगे, तो वो पीरियड लॉक होता जाएगा। आप इसे रीओपन कर सकते हो, लेकिन एक तरह से ये फ्रीज होता जाएगा, जो सबके एक्सेस में नहीं होगा, आपके एक्सेस में होगा, एडमिन कंट्रोल में होगा। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि मान लो लास्ट मैंने अप्रैल को फ्रीज कर दिया, अब हम मई में हैं, तो अप्रैल में कोई भी स्टॉक का जो मेरा लास्ट मैंने स्टेटस क्लोज किया था कि इतना क्लोजिंग था, इतना स्टेटस था मेरे इन्वेंट्री का, वो स्टॉक का स्टेटस मेंटेन रहेगा। आपकी बुक्स में जो था वही आपके सिस्टम पे भी होगा, और कोई इसे चेंज नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन नहीं देते हो तब। तो क्या होगा, इससे आप 12 मंथ्स का पूरा लॉकिंग पीरियड बना के रख सकते हो, क्लोज कर सकते हो, और जब रीओपन करना है और आपको पता है कि हाँ अभी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप उसे रीओपन करना। वरना अगर हर महीने आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ ऐसे स्मूथ जाना है, 31 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होगा और मैं हर मंथ क्लोज करूँगा, तो हर मंथ आप ऐसे क्लोज करके इन्वेंट्री पीरियड को भी क्लोज कर सकते हो। तो हर महीने क्लोज होता जाएगा, और एक 31st 30 इस तरह के डेज का लॉक पीरियड लगा रहेगा। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, फिर यूज़र नेक्स्ट मंथ में एंट्री करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में एंट्री करेगा। लेकिन अगर वो बैक डेटेड एंट्री करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी बैक डेटेड एंट्री नहीं होगी। ये इसका फ़ायदा है। तो अगर आप इस तरह से इन्वेंट्री पीरियड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो सर्च करके आप क्लोजिंग डेट डिफाइन करके, ऐसे 12 आपको डिफाइन करने होंगे हर मंथ का एंडिंग डे, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड की तरह इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग डेट नहीं होता है, इसमें सिर्फ एंडिंग डेट होता है कि, और वो एंडिंग डेट आपके पूरे मंथ को ही कंसीडर करेगा। जो भी आप एंडिंग डेट डालोगे वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट खुद उठा लेगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग पीरियड तो डिफाइन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फीचर भी यूज़ कर सकते हो। और स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो एक कंपनी इसे यूज़ कर रही थी, और रिसेंटली भी मैंने देखा है एक कंपनी एक दूसरी कंपनी भी इसे यूज़ कर रही थी, ताकि यूज़र मेरे फ्रीज किए हुए इन्वेंट्री की कॉस्टिंग को हिट ना कर सकें। तो वो क्लोज करते जाते हैं, आप क्लोज करते जाओ। और जैसे हम लोग 31 मार्च को चलाते हैं क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच प्रोग्राम। क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच प्रोग्राम मतलब होता है कि इनकम ओवर ऑल द एक्सपेंसेस, अगर आपका प्रॉफिट हुआ और वाइसा वर्सा उल्टा हुआ, एक्सपेंसेस ओवर द इनकम तो लॉस। यानी कि जितना भी आपका इनकम स्टेटमेंट
के अंदर बना हुआ जीएल्स है, जो अकाउंट टाइप इनकम स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर जितने भी जीएल बने हैं, ये क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच प्रोग्राम जब रन होता है तो उन सारे जीएल को लेकर कैलकुलेट करता है और उनमें जितनी भी वैल्यूज़ है वो प्लस माइनस होकर आपको प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस और लॉस दिखा देती है, यानी कि आपका पीएल जनरेट कर देती है। तो जो पीएल की नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वैल्यू आती है वो आप रिटेन अर्निंग के ग्रुप में जो भी जीएल चूज़ करोगे उस बैच प्रोग्राम में, क्लोज इनकम स्टेटमेंट में, वहाँ पे जाके पोस्ट हो जाएगा। और सभी बैच प्रोग्राम में आपको एक मैनुअली डॉक्यूमेंट नंबर देना होता है जो आपका चूज़ किया हुआ कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट हो सकता है। जैसे हम लोग अधिकतर चूज़ करते हैं CLY/ अब 25 to 26/01, अधिकतर मैक्सिमम इस तरह के डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं। जीएल चूज़ करना है, जिस जीएल में पोस्ट कराना है वो जीएल। तो इस तरह की चीज़ें क्लोज इनकम स्टेटमेंट से, अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस, अब जैसे कि अभी हमने कॉस्टिंग की बात की, तो कॉस्टिंग जब आप करते हो, कॉस्ट प्राइस, बेस प्राइस, परचेज प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टेड वैल्यू, इस तरह से जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं आइटम की, वो आइटम की जो वैल्यूज़ हैं, अब क्लोज इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट का आइटम, नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको ये कॉस्ट वाले सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर ही क्लोज इनकम स्टेटमेंट चलेगा, प्लस वो इनकम्स को भी लेगा। तो जब वो पूरा कैलकुलेट करता है तो ये सारी वैल्यूज़ नेट ऑफ होके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और रिटेन अर्निंग जो जीएल आप चूज़ करोगे उसमें जाके पोस्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली ये जो नेट ऑफ होता है, अब जब आप मान लो आपने 31 मार्च 2025 को चलाया था क्लोज इनकम स्टेटमेंट, और जब आप 1 अप्रैल को जाके देखोगे, चेक करोगे, तो जो पहले का पीरियड वाला है वो पूरा डेटा सम होके पूरा नलीफाई हो जाएगा। 1 तारीख को, मतलब आपने आज सुबह सुबह कोई एंट्री नहीं किया, आपने 1 तारीख को चेक किया, आपको कोई भी वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ इनकम, स्पेशली इनकम स्टेटमेंट की, मैं बैलेंस शीट आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, इनकम स्टेटमेंट की पूरी वैल्यू पोस्ट हो जाती है क्लोज इनकम स्टेटमेंट। सिलेक्टेड पीरियड जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो चलाने के बाद पूरा वहाँ से नलीफाई हो जाएगा और एक नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर वाले लेजर में जो आपने चूज़ किया था उस बैच प्रोग्राम में, उसमें जाके पोस्ट हो जाएगा। तो 1 तारीख को आपको कोई एंट्री नहीं दिखेगी, और अगर आपको 1 तारीख को एंट्री दिख रही है 4 अप्रैल को, तो वो इसलिए दिख रही है कि वो उसी दिन की एंट्री है, 1/4/2025 को आपने की है। तो मैक्सिमम लोग 31 मार्च 25 को क्लोजिंग चला चुके होते हैं, अपना इन्वेंट्री का क्लोज कर देते हैं। इन्वेंट्री पीरियड उनका पूरा क्लोज हो रहता है, उनका आइटम कॉस्ट प्राइस एडजस्ट हो जाती है, फिर वो आइटम कॉस्ट एडजस्टेड प्राइस आइटम एंट्रीज़ पर भी, वो पूरा आइटम एंट्रीज़ पे जो, मतलब वैल्यूज़ एंट्रीज़ पे जो खड़े रहते हैं डेटा, वो प्राइस वहाँ पे भी जाके एडजस्ट होता है सारी ओपन एंट्रीज़ पे। और जितनी भी आपकी आइटम एंट्रीज़ की लाइन जैसी अपडेट होती है, उसके बाद हम फाइनली जब चला देते हैं पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल, तो जब वो जीएल को हिट कर जाता है, उसके बाद यानी कि इन्वेंट्री पीरियड क्लोज करने से लेकर इन तीनों बैच प्रोग्राम को चलाने के बाद आप चला सकते हैं क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच जॉब, क्योंकि क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच जॉब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम सबको लेकर एडजस्ट होकर पोस्ट होगा, और उसमें आपके कॉस्टिंग की वैल्यूज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल है। तो पहले इन्वेंट्री पीरियड क्लोज करना, ये सारे इन्वेंट्री से रिलेटेड बैच प्रोग्राम चलाना, उसके बाद क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच जॉब चलाना, और कोशिश करना कि अगर ईयरली चला रहे हो 31 मार्च 2025 तो ठीक है, और अगर मान लो उस दिन आप नहीं चला पाए, बहुत सारी वैल्यूज़ मैच नहीं होती हैं, बहुत सारे जीएल्स, क्या होता है कि लोग इनकम स्टेटमेंट के जीएल में भी अकाउंट टाइप बैलेंस शीट ले लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है जब इनकम स्टेटमेंट चलता है तो वो उन जीएल्स को छोड़ देता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो सिर्फ अकाउंट टाइप इनकम स्टेटमेंट को लेके ही पोस्ट होने वाला है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जीएल सही लगे हो। वैसे भी डायरेक्टली पोस्ट नहीं होता है, जैसे आप क्लोज इनकम स्टेटमेंट बैच जॉब चलाओगे वो पोस्ट होता है जो भी आप वाउचर चूज़ करोगे, जैसे जनरल अधिकतर लोग चूज़ करते हैं, उस वाउचर पे जाके खड़ा हो जाता है। स्पेशली आपका जो बैच आपने चूज़ किया है उस पर भी जो जनरल के भी ना टैम्पलेट होता है, बैच टैम्पलेट, उसमें जो बैच होगा वो आप अगर डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ किया है
तो अगर उसमें जाके सारी एंट्रीज खड़ी हो जाएंगी और वहाँ पे भी आप सम ऑफ कर सकते हो कि नेट ऑफ वैल्यू क्या आ रही है, उसको एक्सेल में भी भेज करके चेक कर सकते हो। एक एक सिंगल लाइन पे लगे हुए जीएल सब चेक कर सकते हो। जब आपको लगता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम सब सही आ रही हैं, नेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सही आ रहा है, श्योर होने के बाद ही उसे पोस्ट करना है, तभी वो पर्टिकुलर जीएल में जाके पोस्ट होगा। लास्ट में आपको वो जीएल लगानी है, क्योंकि बैच प्रोग्राम में भी लगाना ही पड़ता है। तो वो ऑलरेडी बैच प्रोग्राम से लग के जीएल आ जाएगा, पीएल या रिटेन अर्निंग्स जो भी आपने नाम दिया होगा, उसमें नेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नेट ऑफ जो भी वैल्यू है वो पूरी एडजस्टेड वैल्यू आएगी, लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जब इनकम एंड एक्सपेंसेस सरप्लस और लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, आपको चेक करना है कि वो आपके एक्चुअल्स, यानी अगर आप अलग से कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हो, बहुत लोग अकाउंटिंग के लिए टैली मेंटेन करते हैं, बहुत लोग अदर अपना खुद का बिल्ड किया हुआ सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, बहुत लोग बुक्स में रखते हैं, बहुत लोग एक्सेल में रखते हैं, बहुत लोग ऑडिटेड बैलेंस शीट से मैच कराते हैं जो उनका ऑडिटर देते हैं। तो आपको मैच कराना है कि आपकी वैल्यूज़ का प्रॉफिट और जो आपने ये रन किया है सिस्टम से, क्लोज इनकम स्टेटमेंट, आफ्टर द इन्वेंट्री पीरियड क्लोज और सारे बैच प्रोग्राम जो मैंने सजेस्ट किए थे, वो लास्ट में जब आप चेक करते हो कि वैल्यूज़ मैच कर रही है तो ठीक है, वरना उसे पोस्ट करने से पहले, जनरल से भी उसे पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वापस जाना है, जिन जिन जीएल पे एडजस्टमेंट एंट्री मारनी थी सारी एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है, करेक्ट करना है वैल्यूज़, वो पूरा सिलेक्ट करके मल्टीपल लाइंस, जो सिलेक्शन आपको पता ही है, मल्टीपल सिलेक्ट मोर करके सिलेक्ट होता है और मैनेजमेंट डिलीट बटन आता है, एक बार में सिंगल क्लिक से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का, अगर 1000, 10,000, 5,000, 20,000 लाइन्स भी हो तो पूरी लाइन्स डिलीट कर देगा वन टाइम में। तो आपको क्या करना है, डिलीट करना है और उसके बाद फिर से बैच प्रोग्राम रन करना है, क्लोज इनकम स्टेटमेंट, फिर से वो जनरल वाला टेम्पलेट चूज़ करना है, वो वापस फिर से आपकी एंट्रीज खड़ी कर देगा। इस बार आप श्योर हो कि हाँ करेक्ट है, जब करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट लाइन में लगा हुआ है, मैच कर रहा है, तो आपको पोस्ट करना है, वरना ये एक्सरसाइज बार बार दोहरानी है जब तक आपको करेक्ट वैल्यू ना मिल जाए। और करेक्ट वैल्यू पोस्ट करने से पहले जितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जैसे आपको लगता है कि इस लेजर में कम वैल्यू आई है, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट एंट्री होनी बाकी थी, रह गई, पेंडिंग थी, नहीं हुई थी, तो बैकडेटेड एंट्री करके आप पोस्ट कर सकते हो। और परमिशंस तो आपको खुद को देनी होगी, अगर आपने लॉक लगा रखा है कि बैकडेटेड एंट्रीज नहीं होगी, वो परमिशन देनी होगी, वरना सिस्टम मैक्सिमम वर्क डेट चूज़ करता है। तो आपको पोस्टिंग डेट हमेशा ध्यान रखनी है कि पोस्टिंग डेट आपकी मैक्सिमम 31 मार्च या आपका जो भी क्लोजिंग पीरियड है, पोस्टिंग डेट वही होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ और पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप और जो भी एडजस्टेड वैल्यू है, ये आपको वेरीफाई करने के बाद ही चलानी है। मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉपी कंपनी बना के टेस्ट कर लें, और अगर लाइव में करना है तो एक्सेल में भेज के आप चेक कर लें कि आपकी सारी वैल्यूज सही आ रही हैं। अगर डाउट है तो कॉपी कंपनी में पहले करें, और जब 100% श्योर हो जाए तब लाइव कंपनी में पोस्ट करें, वरना आपको बहुत सारे करेक्शंस और इरिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसे अवॉइड ही करें तो अच्छा है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग वेबसाइट पे भी ये सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन किसके बाद क्या चलाना है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे लास्ट में आपको क्लोज इनकम स्टेटमेंट चलाना है, जो आपके फाइनेंशियल्स को हिट करेगा। लेकिन उसके पहले के सारे स्टेप्स हैं कि आप इन्वेंट्री अपडेट करवा लीजिए, इन्वेंट्री का कॉस्टिंग अपडेट करा लीजिए। और ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में आपकी इन्वेंट्री एडजस्ट नहीं होगी, कॉस्ट प्राइस एडजस्ट नहीं होगा, या आइटम एंट्रीज एडजस्ट नहीं होगी। सबसे पहले आपके आइटम कार्ड का कॉस्ट प्राइस ही एडजस्ट होगा, एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइजेस से। फिर जब ये एडजस्ट हो जाएगा, इसका बुलियन ट्रू हो जाएगा, जितने भी आइटम कार्ड है उसमें चेक कर लेना, एडजस्टेड वाला जो आइटम कॉस्ट एडजस्टेड वाला जो बुलियन होता है वो ट्रू हो जाता है। उसके बाद एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज चला देना, क्योंकि जितनी भी पेंडिंग एंट्रीज है जिन पर वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी, पहले कार्ड पे अपडेट हुआ है कॉस्ट प्राइस, अब वो वैल्यू एंट्रीज पे अपडेट होगा कॉस्ट प्राइस। एंड फाइनली पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जीएल, इसको शॉर्ट में बहुत लोग पोस्ट कॉस्ट टू जीएल भी कहते हैं, इन्वेंट्री वर्ड खा जाते हैं। और बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोस्ट कॉस्ट टू जीएल का क्या मतलब हुआ। कॉस्ट का मतलब वो आइटम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और आइटम का मतलब ही इन्वेंट्री होता है। तो आप आइटम कॉस्ट समझ सकते हैं कि पोस्ट कॉस्ट टू जीएल का मतलब है इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम का जो कॉस्ट प्राइस था उसको जीएल में पहुंचाने का एक्सरसाइज है ये।
जीएल यानी कि आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप के अंदर लगे हुए एसोसिएटेड जीएल जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर बने हुए जीएल को हिट करेंगे और आपकी इन्वेंट्री की प्राइजेस सब करेक्ट हो जाएगी। तो आपको और आइटम एंट्रीज जो वैल्यू एंट्री होती है ना, वैल्यूज एंट्रीज आपको हर तरह की मिलेगी। हम ये नहीं कह सकते वैल्यूज एंट्री ऐसा आपको सिर्फ किसी ट्रांजैक्शन फिक्स ट्रांजैक्शन टाइप की मिलेगी, नहीं, हर तरह की है। प्रोडक्शन की एंट्रीज भी आ रही हैं, क्लोजिंग एंट्रीज भी आ रही हैं, आपने जो परचेज़ किया फिर सेल किया, एडजस्ट हुआ, मैंने बोला था ना, जैसे ओपनिंग आई, फिर ओपनिंग में प्लस हुआ आपका परचेज, फिर लेस हुआ क्लोजिंग। तो मटेरियल कंज्यूम्ड पर्टिकुलर जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जिनका जो भी ट्रांजैक्शन टाइप हो, वो सब पे वैल्यूज़ काम करते करते लास्ट में वो आपके जीएल में एडजस्ट होके पोस्ट हो जाएगी। तो आपको फाइनल प्राइस मिल जाएगा आपकी कॉस्टिंग के थ्रू। तो इस तरह से अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार खुद से चेक कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो सोर्स डेटा होगा, जो आपको अपने सोर्स डेटा के साथ वेरीफाई करना होगा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस पर कोई ब्लॉग या इस पर कोई छोटा सा वीडियो बना दूँ जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ ये जो लाइव वीडियोज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ठीक 30 मिनट्स पे मैं ऐसे क्लोज़ कर दूँगी। तो ये जब पब्लिश्ड हो जाएगा तो आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं या चैनल पे डायरेक्टली भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, आंसर कर दूँगी अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ। और ऐसे भी आप ज़रूरी जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चन इन्वेंट्री से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, आप उस पर डाल सकते हैं। और अगर कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं मैक्सिमम छोटे वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो 2-3 पार्ट में थोड़े बड़े वीडियोज़ भी बना सकते हैं, मतलब डिवाइड करके, जैसे कि 1 घंटे के ना बना के दो आधे घंटे के बना दिए। तो इस तरह के भी हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्वेश्चंस एंड सजेशंस अपने भेजने होंगे और इस तरह से आप भेज सकते हो। और आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स ईआरपी के ऊपर। जैसे कि अगर आप बिजनेस सेंट्रल यूज़ करते हो तो बिजनेस सेंट्रल पे है, अगर आप डायनेमिक्स नेविजन यूज़ करते हो तो नेविजन पे है। एक्सेल से रिलेटेड भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखे हैं, क्योंकि जब आप ओपनिंग डेटा चढ़ाते हो तो एक्सेल की जानकारी बहुत होनी चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटा अपडेट करने के लिए। जो भी हम जनरल से चढ़ाते हैं तो वो आप ओपनिंग का डेटा भी, मतलब आपके पास जो क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, क्लोजिंग वैल्यूज़ होगी फाइनेंशियल्स की, उसको एज अ ओपनिंग चढ़ाते हैं हम लोग। तो वो एक एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी है चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ओपनिंग एंट्रीज, हाउ टू अपलोड ओपनिंग एंट्रीज। इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ों पे बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक, जिसमें मुझे लगता है कि 3 से 4 या उससे ज़्यादा वीडियो बन गए, तो उनका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना देती हूँ। तो आप उन प्लेलिस्ट, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा एक बड़ा वीडियो ग्रुप देखो। आप सिंगल प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हो कि इसमें 4 वीडियोज़ हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज़ है। जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन का 4 या 5 वीडियोज़ का एक सीरीज़ है, बैंक रिकॉन्सिलेशन का आपको मिल जाएगा। आइटम वेरिएंट से रिलेटेड है, वो आपको मिल जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट, ओपनिंग एंट्रीज़, इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट छोटे-छोटे बने हुए हैं। आप आराम से चेक कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 सारे आपको मिल जाएंगे। प्लस हाउ टू क्रिएट कंपनी, ऐसे भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू लर्नर हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलती नहीं है, कभी कभी इंटरनेट पे भी नहीं मिलती हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आप अगर सर्च करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो वैसी बेसिक चीज़ें आप पूछ सकते हो, तो मुझे भी उस पर वीडियो बनाने में मज़ा आएगा कि ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो का यहीं एंड करते हैं। और आपके सजेशंस जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिले, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे कोई ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, मैं भी बहुत सारे कंसल्टेंट को फॉलो करती हूँ, तो
उनकी वीडियोस अगर अच्छे हैं तो मैं वही वीडियो सजेस्ट कर देती हूँ जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाए लेकिन किसी और ने बनाए रखे हैं। तो अगर अच्छा कंटेंट है तो बिल्कुल शेयर करना चाहिए कि ये अच्छा है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं बनाऊंगी, वेट करना है, उससे अच्छा है कि आप दूसरे कंसल्टेंट का वीडियो देखो, एक से एक सब भी बना रखे हैं। मुझे वो टॉपिक दो जिस पे आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिला है, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर बनाऊँ, तो इससे थोड़ा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और हम कुछ सीखेंगे भी नया। तो आप ऐसे टॉपिक्स डालो जो आपको गूगल पर भी नहीं मिल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट लर्न में भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे स्मॉल टॉपिक्स से हम शुरू करेंगे। तो आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट शेयर करना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करूँ और मैं कोशिश करूँगी मैं उन पे वीडियो पोस्ट करूँ और कभी-कभी मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही लाइव आकर आपसे कम्युनिकेट भी करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। गुड नाइट।